बात होगी वॉर की। जी हां, लेबनान में यूएन सैनिकों की हत्या, यानी बचाने वालों को ही इस्लामी मुल्क ने मार डाला। आज इस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे वर्ल्ड वॉच में। ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ये खतरे की घंटी है। लेबनान की धरती, जहां यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिक तैनात थे, जहां यूनिफिल का मिशन सिर्फ एक था, युद्ध रोकना, शांति स्थापित करना, शांति बनाए रखना। वहीं उन्हीं शांति सैनिकों पर हमला हो जाता है। 24 घंटे के भीतर इंडोनेशिया के 3 जवान बलिदानी हो जाते हैं। सोचिए, जो लोग युद्ध को रोकने गए थे, जो लोग इंसानियत की रक्षा के लिए खड़े गए थे, आज वही गोलीबारी और विस्फोटों का निशाना बन गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज है। पूरा मिडिल ईस्ट ईरान, अमेरिका और इजराइल के टकराव से सुलग रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमले का स्रोत तक अज्ञात बताया जा रहा है। यानी अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गोली किसने चलाई यह भी तय नहीं है, लेकिन मर कौन रहा है यह साफ है, शांति के सिपाही। एंटोनियो गुटेरेस ने इसे संभावित युद्ध अपराध कहा है। भारत ने भी कड़ी निंदा की है। लेकिन सवाल सिर्फ निंदा का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अब अंतर्राष्ट्रीय नियम युद्ध के शोर में दब चुके हैं? क्योंकि अगर शांति सैनिक ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये दुनिया किसके भरोसे चलेगी? आज की घटना सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व को चेतावनी है कि मिडिल ईस्ट की आग अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। तो मिडिल ईस्ट के संघर्ष और उससे संबंधित जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बता आपको ये दें कि लेबनान में यूएन सैनिकों की जो हत्या हुई है, उसके इतर अगर हम पूरे युद्ध को समझें और देखें तो महीने भर से ज़्यादा का समय हो चुका है। हालांकि इस बीच में जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, विशेष तौर पर ट्रंप के बयानों के मद्देनज़र, उससे लग रहा है कि युद्ध समाप्ति की ओर है। लेकिन इन संभावनाओं को सही नहीं माना जा सकता, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं वो आप देख सकते हैं, किस प्रकार से ये दक्षिण लेबनान में इनकी हत्या हुई, इनकी मौत हो गई। किस रिपोर्ट में 2-3 और सैनिक हल्के या गंभीर रूप से घायल हैं। इन मौतों के अलावा वो भी हम आपको बता रहे हैं। इरबिल ने इसे प्रोजेक्ट ऑफ अननोन ओरिजिन बताया है, अज्ञात बताया जा रहा है। तो मतलब ये स्थिति आ गई है कि पता नहीं चल पा रहा कि ये मिसाइलें आ कहाँ से रही हैं, गोलियां चल कहाँ से रही हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो दुनिया भुगत रही है कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी से लेकर तमाम चीज़ें, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर एक चौंका देने वाला बयान भी दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जारी युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में समाप्त हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कल उन्होंने बात की, ट्रंप ने संकेत भी दिया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार के साथ। बता दें आपको कि हमारे साथ पैनलिस्ट कनेक्ट हो गए हैं। कमांडर भूषण दीवान सर है, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे मौजूदा हालातों को। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, नियमित अंतराल पे हमसे जुड़ते हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अब बिना किसी देरी के कमांडर भूषण दीवान जी की प्रतिक्रिया लेंगे। सर, क्या ये मान लिया जाए मौजूदा हालातों को देखते हुए, प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, कि युद्ध समाप्ति की ओर है, या कहना जल्दबाजी? मेरी समझ में ये युद्ध जो है समाप्ति की ओर है। आशीष जी, देखिए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं, वीटो वॉर वेज करने की पावर, वीटो पावर्स हैं, उसके अंदर उनके पास 90 दिन, 60 दिन एक्सटेंडेबल टू 90 डेज का पावर होती है। तो वो 60 दिन पकड़े तो एंड अप्रैल तक लड़ाई लड़ सकते हैं, उनको कोई रोकथाम नहीं है। हाँ। और 90 डेज तक, बल्कि एंड मई तक। पर कुछ इन्होंने अचीव नहीं किया। अभी कल तक तो ये कह रहे थे कि होर्मुज खोलो, नहीं तो तुम्हें हम सबक सिखा देंगे मिस्टर ईरान। अब वो कहते हैं होर्मुज खोलो या ना खोलो, हमने तो अपना अचीव कर लिया। एम क्या अचीव किया? ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब बयान बच्चन, बयान बहादुर, और ये बयान बहादुर तो है सुबह कुछ और शाम को और। बहादुर भी नहीं कहना चाहिए, बहादुर तो कम से कम एक बात पे कायम तो रहता है। आपने महीना पहले आए थे यहाँ पे लड़ने, होर्मुज तो खुली हुई थी भाई, दुनिया ले रही थी तेल, सब कुछ कर रहा था, आपने बर्बादी कर दी। अब आप कहते हो नेटो को तुम आओ। अरे वो तो 3% ऑयल लेते हैं वहां से, होर्मुज से।
कोई असर नहीं उनका। उनका असर बाबल शदब पे है, तो वहां पे उनको तकलीफ होती जो यहाँ जो। और वहां क्या है, वहां भी ऑयल बहुत कम है जी। और वहां में ट्रेड खत्म हो जाता है उनका, वो तो उनको वाया अफ्रीका जाना पड़ता है, सुएज कनाल नहीं है, वाया अफ्रीका जाना पड़ेगा। जी। तो ये दुनिया को सख्ते में डाल के जा रहे हैं। और आप कहते हैं न्यूक्लियर, अभी क्या, ये देखिए कल सुबह 6 बजे इनका है अमेरिकन टाइम, रात का 9 बजे जो भी है, और ये क्या बोले आज का, और अभी इंडिया टाइम, तो क्या बोलेंगे, हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर दी, हमने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया। अरे पिछले साल भी तो आपने न्यूक्लियर स्पान पे खत्म किया था। क्या कर रहे हो आप, खिल्ली उड़वा रहे हैं पूरे अमेरिका की। ट्रंप कितनी वजह हो रही पूरे अमेरिका की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जुलूस निकल रहे हैं ट्रम्प के अगेंस्ट, पर क्या फायदा बिना को मतलब। एक बार आप बने रहे, तेजावत सर भी हमारे साथ हैं। सर आप किस प्रकार से देख रहे हैं, 33 दिन हो गए हैं सर, और अब ट्रम्प का ये बयान आया है कि युद्ध समाप्ति की ओर है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें साफ कर दी हैं, लेकिन उस बीच में उन्होंने दावा भी किया कि रिजीम हमको चेंज करना तो हमने कर दिया है। उनके दावों को आप किस प्रकार से ले रहे हैं? और सुनने में ये भी आ रहा है कि भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6 या 6:30 बजे के आसपास वो संबोधित भी करेंगे देशवासियों को। तो क्या ये इशारा है कि जल्द ही चीज़ें युद्ध समाप्ति की हम देखेंगे होती हुई, बदलती हुई, या अभी चीज़ें और बिगड़ेंगी? क्योंकि सीरिया का बयान इसमें आया है और तमाम चीज़ें हम साथ साथ में गतिविधियां देख रहे हैं सर। तेजावत। देखिए, अमेरिका के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि अगर वह युद्ध से लौटता है तो हार होगी, और ईरान एक के बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पे कब्जा करेगा। अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद में वह लाल सागर तक चलेगा, और वहां पे भी वह जो बहुत सारी जो सक्रिय जो जल अभ्रुमध्य है उन पे वह कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से अमेरिका को हर जगह ब्लॉकेज का सामना करना पड़ेगा। ईरान बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है, और उसने ये कहा है कि अमेरिका और इजराइल को छोड़कर वो सबको वहां से आने जाने की इजाजत देगा। और ईरान ने यह भी घोषणा कर दी है कि दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट भी बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो ये तमाम बयानात हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा है इसके बारे में हमें यह सोचना है कि उन्होंने केवल कुछ लोगों के फायदे के लिए लगभग पूरे एक देश की इज्जत को दांव पे लगा दिया। क्या अमेरिकी नीति नियंताओं को यह पता नहीं था कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है, लाल सागर डिस्टर्ब हो सकता है? और क्या जब उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड का सोचा नहीं होगा जब ये लड़ाई की थी? क्या उन्हें इतना कम अंदाज था कि केवल वहां से जो टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा? और आपका सवाल बिल्कुल जायज है, वहां कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर सही कहा जाए तो अयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और उनकी मौत के बाद में जो नई लीडरशिप आई है, जो ज्यादा यंग है, जो ज्यादा युवा है, वो ज्यादा कट्टर है, और वो अमेरिका के खिलाफ उतने ही ज्यादा गुस्से से भरी हुई है, क्योंकि उसने अपने पिता, पत्नी, माँ सबको खो दिया है। तो अब तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए अब और भी, पहले तो वो केवल धुआं ही था, अब आग को उसको हाथ में लेना पड़ेगा, और तब उसके लिए वाकई काफी मुश्किल हालात हो जाएंगे। ठीक, ओके सर, आप प्लीज बने रहिएगा। सर भूषण दीवान सर, यूएई का क्या हिसाब है? सुनने में आ रहा है कि ये भी युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है। आपको लग रहा है इसकी संभावना है कि यूएई भी यूएस की मदद में उतर सकता है? ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, हम जानना चाहेंगे सर। देखिए जी, अंग्रेजी में कहावत है, बोल्टिंग द स्टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज फ्लेड। घोड़ा भाग गया, अब आप उसको बंद कर रहे हैं। वो ये मतलब अमेरिका खुद नहीं लड़ना चाहता है, अब क्या करेंगे? आपकी तबाही हो गई, आपको कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। दुबई का जो इमेज था, एक अनदर सिंगापुर, एक मैग्नेट, दुनिया का फाइनेंशियल मैग्नेट, इन्वेस्टमेंट मैग्नेट, उसको रिकवर करने में कितना टाइम जाएगा? अब तक तो आप मार खा रहे थे, कुछ किया नहीं आपने, अब तो सब खत्म। अकेले थोड़े लड़ सकते हैं आप ईरान के साथ। अरे अकेले लड़ने जाएंगे तो ईरान की जो फोर्सेज है, ग्राउंड फोर्सेज, वो भी आप पे अटैक करेंगी। और सऊदी भी कोई खास यूएई से कुछ नहीं है, छोटा सा देश है वो, तो कैसे चलेगा काम? तो ये तो भाई बयान वीर वाली बातें हैं, कुछ मतलब नहीं इन चीजों का। पर सवाल ये है जो अरविंद साहब ने कहा, बढ़िया, ये बिल्कुल ठीक बात कही। आप समझ लीजिए, मैं तो पहले दिन से आपके चैनल में कह रहा हूं कि ये युद्ध कहीं भी जाए इसके बाद, क्योंकि गल्फ जीसीसी कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को मार पड़ी है, ईरान ने मारा है, तो ये तो अमेरिका का वर्चस्व तो यहाँ से 90% खत्म है। और इसके अंदर अभी कोई अमेरिकन आर्म्स यहाँ गल्फ में नहीं खरीदेगा। रूस के आर्म्स आएंगे, चीन के आएंगे, इंडिया के भी आएंगे। और इसके बाद पेट्रो डॉलर भी कोई मानेगा नहीं। पेट्रो डॉलर क्यों भाई? क्यों आपके पास डंडे थे,
इराक आपने तो सद्दाम को उड़ा दिया, क्यों? पेट्रो डॉलर नहीं मानता था वो। गद्दाफी को उड़ा दिया, पेट्रो डॉलर नहीं मानता था। आपके उड़ाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आप तो ईरान से न लड़ सके, तो ईरान को ना दबा सके आप। तो सवाल अब क्यों दबा सकते हैं, अब बिना प्लानिंग के कूदे ना इसमें, कोई बिना सोच समझ के एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए कूदे हैं या किसकी वजह से कूदे मालूम नहीं। और अपने घर में भी उनको इतना अपोजिशन हो रहा है। और इराक का क्या हुआ? इराक तो 1/3 देश एरिया क्षेत्रफल में, और कितने साल पहले, मतलब कितने महीने पहले से तैयारी की थी, और नेटो को साथ लेके। और नेटो उस टाइम ज्यादा ताकतवर था ऐसा नहीं है, नेटो तो आज भी ताकतवर नहीं है। नेटो क्या है? यूएसए का ही मुखौटा है। उस टाइम ही ताकतवर नहीं था 20-25 साल पहले, आज भी नहीं है। पर सबको लेके आप चले ना साथ में, तभी सक्सेस हुआ। यहाँ तो आप सबको गालियां दे रहे हो कि पेपर टाइगर है, ये है हम। तो ये सब बातें जो है पूरी दुनिया में अमेरिका की साख गिराने का काम मिस्टर ट्रंप कर रहे हैं। मैं तो हंसी में एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, ये वॉर रुकवा के शायद न्यूक्लियर वो नोबेल पीस प्राइज के लिए अप्लाई कर दे ट्रंप साहब। देखो मैंने ईरान का वॉर रुकवा दिया। अब वो क्या करेंगे सर, वो ट्रॉफी उनसे छीन चुकी है, अब वो हकदार भी नहीं है ना, वो कहेंगे इसको लेकर। मैं रुकवा दिया, ईरान में लड़ाई रुकवा दी मैंने। तेजावत सर, यूएई के बारे में आपसे भी समझना चाहूँगा। एक चीज़ ये भी बता दीजिए कि यूएस को और इजराइल को क्या प्राप्त हुआ इन लास्ट 33 डेज में। और एक और, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यूएस जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा है युद्ध के, क्योंकि शायद उनको पता चल गया कि हाथ उनके कुछ लगा नहीं। लेकिन इसके बीच में यूएई बहुत एक्टिव दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो बाकायदा युद्ध की तैयारी में है, वो चाहता है कि वो भी बीच में आए। क्या इसकी संभावना है, गुंजाइश है, या ये रिपोर्ट सब फर्जी हैं या इसका कोई आधार नहीं है? अगर यूएस हट गया तो यूएई टकराने की सोचेगा नहीं। यूएई की तो हैसियत ही नहीं है आशीष साहब। यूएई कोई सैनिक रूप से कोई इतना मजबूत देश नहीं है कि वह टकराने की हिम्मत करे। और उनकी तो पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी थी वो अमेरिका के हाथों गिरवी रखी हुई थी। और यहाँ से यूएई वगैरह से, ओमान से जो हमारे यहाँ पे जो सोल्जर्स ट्रेनिंग करने आते थे, पायलट्स वगैरह, वो सब ऐसे करते थे जैसे कि वो बच्चों को खिलौने नहीं पकड़ा देते हैं। अच्छा। वैसे वो यहाँ ट्रेनिंग करते थे। तो वो तो सारे अमीर पिताजी की औलाद है, उनको थोड़ी ना लड़ना आता है। तो यूएई में कोई ताकत नहीं है, ईरान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वह युद्ध की घोषणा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके रहनुमा, अगर यूनाइटेड स्टेट वहां से चला गया है तो यूएई, ओमान, इराक वगैरह ये तमाम जितने भी जो देश हैं आसपास के, सऊदी अरेबिया को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि किसी में ये कैपेसिटी है कि ईरान के खिलाफ भी बोल सके। तो मामला सर ये सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मामला सर ये है कि ये लोग बाकायदा यूएन में जाकर सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव दरअसल पारित करवाने की कोशिश कर रहा है यूएई, जिसमें एशियन कंट्रीज ये सब मिलकर अटैक कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बलपूर्वक। इसकी संभावना है कि नहीं है? क्या इस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ती है आप देख रहे हैं? यूएई तो नहीं लड़ सकता, वो आप लोगों ने बता दिया, आप बेहतर इसको जानते हैं। लेकिन ये जो प्लानिंग हो रही है कि यूरोप और एशिया के अन्य सैन्य ताकतें एक साथ आएँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दे बलपूर्वक, मैं इन संभावनाओं पर आपसे समझना चाहूँगा। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल को छोड़कर सबके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है। तो कौन और किसके लिए और कौन खुलवाएगा, यह एक तो समझ से परे है। दूसरी बात यह कि कैसे खुलवाएंगे, इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम कैसे होंगे और जो यूनाइटेड नेशंस इसको कैसे खुलवाएगा। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अगर हवाला दें तो हम सबको पता है कि जो 12 माइल्स की जो टेरिटरी है और उसके बाद में जो आगे का जो समुद्री जो इकोनॉमिक जोन है वो सब कुछ तो ईरान के अंदर आ रहा है। फिर मतलब कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो खुलवाएंगे? ठीक है, वैसे ही आप रामेश्वरम जाइए और कोई कहता है अगर भारत की सेनाएं वहां पर हैं, धनुष कोटि के आगे जो छोटे मोटे हमारे द्वीप हैं और श्रीलंका के बीच में अगर हमारी सेनाएं वहां जमी हुई है तो किस देश में ये हैसियत है कि वो कहे कि हम भारतीय सेना को वहां से हटा देंगे? ईरान अपनी जमीन में बैठा हुआ है और वहां से अगर मान लो वो कह भी देते हैं कि खुली है, तो कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो ये गारंटी लेगी कि हम वहां से शिप जाएगा और ईरान अगर हमला करेगा तो हम उसका पूरा मुआवजा देंगे? वो अपनी जमीन में बैठ के भी मिसाइलें दाग सकते हैं आशीष साहब। तो कैसे खाली करवाएंगे, यही समझ से परे है। जब ईरान चाहेगा तभी ये खाली होगा। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जो कि उसे कर सकता है और ताकत तो वो लोग आजमा के देख ही चुके हैं। ठीक है कमांडर भूषण दीवान सर, अगर सब कुछ इतना ही आसान है जैसा कि तेजावत सर कह रहे हैं कि भाई ईरान ने बहुत चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि यूएस और इजराइल को छोड़ के तमाम देश अपने जहाज़ ले जा सकते हैं, तो फिर इस प्रकार के बयान यूएई को देने की आवश्यकता क्या है?
कीर स्टामर जो यूके के हैं उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि भाई हम शिखर सम्मेलन करेंगे, हम यहाँ पर सबको बुला रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके? ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली सर? हाँ, देखिए, क्योंकि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है और अमेरिका तो साफ कह रहा है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं एरिया में। वैसे तो देखा जाए मागा भी यही है। मागा क्या है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड, इंक्लूडिंग वेनेजुला, क्यूबा हमारे हाथ में, बाकी हमारी 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 जिम्मेवारी, हमारी नंबरदारी होगी उसमें। तो अभी नेटो यहाँ आ सकता है। नेटो को तो बड़े पुराने कनेक्शंस हैं। अरविंद सर ने ओमान का नाम लिया। ओमान के और ईरान के, इराक के कई लोग फौजी हमारे साथ ट्रेनिंग करने भी आया करते थे। उनके तो ब्रिटिश टाइप के सिस्टम्स हैं उनके, तो वो तो नेटो इसमें आ सकता है। और नेटो का भी क्या है, देखिए, नेटो में नहीं, कल को अभी इंडिपेंडेंट होना है तो उन्होंने भी अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो उनको भी पैसे के इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो वो इस टाइप से आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से पर यूएई का शुरू किया हुआ प्रस्ताव कोई मतलब नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल मान ले उसको। तो और उसमें तो क्या है खुलवाने का मतलब, और ईरान जो है, ईरान का, और ये तो ईरान का मानने वाला है। अभी आपको मालूम है जैसे साउथ चाइना सी है, वैसे यहाँ पे कई आइलैंड जो ओमान वर्सेस, देखिए, इस पूरा पूर्वी तट जो है जलडमरू मध्य से ऊपर जाते हैं, पूरा पर्शियन गल्फ है। उसके पहले भी पूरा ईरान ही है, पूर्वी तरफ तो है ना। और पश्चिम की तरफ क्या है, ओमान है जलडमरू मध्य से पहले, और उसके बाद यूएई है। तो उनमें भी तो कई जगह कंट्रोल कन्फ्लिक्ट है कि यूएई जिसकी लाठी उसकी भैंस, अमेरिका कर सकता है तो ईरान भी करके बैठा है। तो ईरान ने कैप्चर किया हुआ है, तो इस टाइप से कैप्चर किया हुआ है। मेरी मिलिट्री ज्यादा है तो खर्च करेगा। कहाँ सिक्योरिटी काउंसिल कौन इसको इसको इम्प्लीमेंट कराएगा? डील मेकिंग से, नेटो डील से ईरान को मना ले, पटा ले, तो ये कीर स्टामर जो हैं वो 35 देशों की क्या मीटिंग बुला रहे हैं, इससे क्या हल मिलता? क्योंकि उनको बुलाया गया था, यूएस ने कहा था भैया आप आइए, शामिल होइए युद्ध में, मिलकर करेंगे चीज़ें, लेकिन मना कर दिया। पहले तो सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया, और अब कह रहे हैं कि हम शिखर सम्मेलन करेंगे, 35 देशों को इनवाइट करेंगे। ये सब क्या चल रहा है, ये भी जरा एक बार ये तो सिंपल बात है आशीष जी। एक अंग्रेजी में कहावत है, नेचर हेट्स वैक्यूम जी। अब अमेरिका जब पिट भी गया, विड्रॉ कर रहा है, कहे कुछ भी दे, हम तो झंडे गाड़ के आ गए हैं, पिट के जा रहा है, ठीक है। वो तो रिजीम चेंज का दावा कर रहे हैं सर, उनकी क्या ही कहने। नहीं, वो सब वो पिट के जाएंगे, ये जो भी कहें। हर कोई रोटी खाता है भाई, हमको हर एक को पता क्या हो रहा है। जब पिट के जा रहा है तो वैक्यूम हो रहा है। और बाकी ना सऊदी, यूएई, बहरीन, उनको भी कोई मोहब्बत खत्म हो गई इनसे। तो ये जो वैक्यूम है, ये जो नया पावर सेंटर है, इससे पहले रूस और इससे पहले चीन यहाँ वर्चस्व बनाए अपना, तो हिस्टोरिकल जो नेटो के वो है कनेक्शंस गल्फ के साथ, तो वहां अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 35 देशों को मिला के ये करके, भाई हम यहाँ के चौधरी बनेंगे, यही है, डंडे से नहीं बनेंगे। पर हम जो भी वैक्यूम है, उस वैक्यूम के अंदर हम जाके अपना चौधराहट इस्टेब्लिश करेंगे, ये है और कुछ नहीं है। कितना कर पाते हैं वो टाइम बताएगा। ओके, अच्छा तेजावत सर, क्या टारगेट थे यूएस के बेसिकली, और क्या उसमें वो कंप्लीट हुआ? क्योंकि मैंने जेडी वेंस को भी सुना, ट्रंप को भी सुना, सभी बार बार ये चीज़ रिपीट करते रहे कि हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। तो पहली बात तो फ्रॉम द 28 फेब से लेकर आज तक 33 डेज में आज तक समझ में आया नहीं कि इनके टारगेट्स थे क्या एग्जैक्टली, ना वो समझा पाए ना समझ पाए, अब क्यों वहाँ पर युद्ध में कूदा थे, ये सब कुछ समझ में अब तक आया नहीं है। अब ऐसे में अगर युद्ध ये समाप्त हो जाता है तो फिर किसको एज माना जाएगा, कौन जीता हुआ घोषित किया जाएगा? और पश्चिमी मीडिया तो जाहिर तौर पर ट्रंप के एज जिसमें दिखा रहा है, लेकिन ईरान ने क्या खोया क्या पाया? ईरान के बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। उनके सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद वो डटा रहा 33 दिनों में, और आज भी युद्ध लगातार जारी है। ईरान को कितना डैमेज कर पाए हैं ये लोग, ये भी ज़रा समझाइए, और कितना समय उनको लगेगा उठने में यहाँ से? देखिए, ईरान डैमेज तो अच्छा खासा हुआ है, बहुत सारे लूप होल्स भी पता चले हैं उसे। तो नुकसान तो ईरान को अच्छा खासा, जिसको डेवलप होने में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ठीक ठाक समय लगेगा, और बहुत सारी चीजों को जो कि वहां से बाहर आ भी नहीं पाई है। क्योंकि एक दिक्कत ये भी रही है कि ईरान की जमीन से जो मीडिया कवरेज मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो एक तरीके से अनसेफ लैंड है। जो इजराइल से या बाकी जगहों से जो मीडिया कवरेज मिल रहा है वो एक अलग बात है। तो अंदर कितना डैमेज हुआ ये एकदम बाहर निकलकर ठीक से आ नहीं पाया, पर बावजूद इसका अनुमान है कि वो अच्छा खासा अंदर से डैमेज हुआ है। हालांकि उसकी ताकत अभी भी जाहिर है, और वो और उठकर खड़ा होगा और वापस वह लड़ने की कोशिश करेगा। पर
इसको, इस लड़ाई में अमेरिका को हम जीता हुआ नहीं मान सकते हैं। तो इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष हारे हैं। ईरान ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो कमर कस के जो लड़ाई लड़ी है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने बहादुरी या हिम्मत दिखाई है, पर जीता हुआ उसे नहीं मान सकते हैं। और अमेरिका को भी हारा हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि वो यहां से अपनी जान छुड़ा के भाग रहा है। इस लड़ाई में अगर कोई जीता है तो वो है इजराइल। इजराइल इसलिए जीता है कि इजराइल का मकसद था अमेरिका को इसमें घसीटना, वह कामयाब रहा। इजराइल का मकसद था ईरान को ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के हाथों डैमेज करवाना, नहीं, जो इन लोगों का मेन एजेंडा था परमाणु, सर परमाणु ठिकानों पर हमला करना, उनको नहीं बनने देना परमाणु संपन्न देश, क्या उसमें लोग कामयाब हो गए हैं? ये बता दीजिए सर, ये हम सब जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि कौन से ऐसे परमाणु ठिकाने उन्होंने नष्ट कर दिए कि जिसके आधार पर ये कह सके कि परमाणु ये नहीं बना पाएंगे। और जो जितना परमाणु असला उनके पास है, अभी तक ये पता भी नहीं लगा पाए कि वो है कहाँ पर है, किस जगह पर है। और सुनने में तो ये भी आया कि जो उन ठिकानों पे रशियन साइंटिस्ट है वो अब वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा। जो ईरानियन साइंटिस्ट के साथ में बीच बीच में ये लोग मरवाते रहते हैं, इजराइल वाले जो मोसाद वगैरह। पर ये है कि कोई एक आदमी के हाथ का नहीं होता परमाणु बम बनाना, पूरी टीम होती है। एक साइंटिस्ट की डेथ होने के बाद में उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है, दूसरा नया साइंटिस्ट। तो ये सब चल रहा है। ईरान की कम से कम अभी भी बिल्कुल, दीवान साहब ने एक और दूसरे जगह प्लेटफॉर्म पे भी कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि ईरान में डर्टी बॉम्ब की तो कैपेसिटी है ही। तो अगर कुछ भी नहीं तो वह इस हालत में है कि इजराइल या आसपास के किसी भी जगह को वो अच्छे से तबाह कर सकता है। और धीरे धीरे जो मिसाइल कैपेसिटी है वो भी बढ़ाएगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए जो खतरा है वह आसन्न है। आशीष साहब, ठीक है। अच्छा, कमांडर भूषण दीवान सर, ये इंटरनल बातचीत चल रही है, इस प्रकार की खबरें लगातार आई हैं लास्ट 15-16 डेज से मैं देख रहा हूँ। ये कहा गया कि क्या कोई बातचीत चल रही थी ईरान और यूएस के बीच में, कि ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी थी, कुछ प्रकार की कोई बात हुई नहीं? इंटरनल बातचीत क्या यूएस से और ईरान की? हाँ, ये इस प्रकार की खबरें चल रही थी कि ईरान की तरफ से हमको बार बार कहा जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है, पैर जोड़ रहे हैं, ये करो वो करो। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो अमेरिका ने शगुफा छोड़ा हुआ है। हमारे बयान बहादुर ट्रंप साहब ने तो हम भीख मांग रहे हैं, थक गए, वो कुछ नहीं था। मैं आपको न्यूक्लियर के बारे में एक और चीज बता दूं जी सर, कि ये साल 2 साल के अंदर फुल फ्लेज न्यूक्लियर पावर बन जाएगा ईरान। हर तरीके से पेट्रो डॉलर की बात करें या बगावत हो जाए, इन सुन्नी गल्फ काउंसिल देशों में बगावत क्यों हो जाए? क्योंकि तो अमेरिका अब पैसे से तो अवाम को ठंडा रखा था इन लोगों ने, पैसे से फ्री फॉरेन ट्रेवल, फ्री हेल्थ का, फ्री एजुकेशन का। अब तो कहेंगे यार तुम कैसे हमारे शेख हो। ईरान तो लड़ गया अमेरिका के साथ, तुम अमेरिका को हाथ पैर जोड़ रहे हो जो आपको बचा भी नहीं सका। वहां बगावत होने का चांस भी है। मैं न्यूक्लियर का जो था 2015 में अकॉर्ड हुआ था, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्ड था, न्यूक्लियर अकॉर्ड, जिसके तहत ओबामा ने किया था। और जिसके तहत ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन भी थी, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने करनी थी। वो भी अभी नहीं हो पाएगा। ईरान तो स्वयं हो जाएगा और बड़ा पावरफुल हो जाएगा। और इसको चाहेंगे चीन और रूस हेल्प करके इसको तगड़ा बनाएंगे, ताकि उनके उसके थ्रू, ईरान के थ्रू। ठीक है सर, इन सब के बीच में किरकिरी तो यूएस की बड़ी तगड़ी हुई है, ये बात सही है आप लोगों ने की। और क्या खोया क्या पाया कि जब बात होगी तो बहुत पीछे खड़ा नजर आएगा यूएस। अब बहुत आभार सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम। लेकिन बड़ी बात यह है कि 33 डेज हो गए, 33 दिन हो गए। इन 33 दिनों में युद्ध लगातार जारी है। दावे हुए उस तरफ से कि हमने ईरान को नस्तो नाबूद कर दिया, उनकी थल सेना, वायु सेना हमने समाप्त कर दी है, लेकिन हमने लगातार ईरान की तरफ से जारी है, उनकी मिसाइलें खत्म नहीं हुई और यूएस को मजबूर होकर पांव पीछे खींचने पड़ रहे हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है ट्रंप के उस बयान पर, जो वो भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे देंगे और वो ब्रीफ करने जा रहे हैं अपने देश को। बहुत सारी चीजें वहां से स्पष्ट हो जाएंगी, उस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। इस चर्चा में फिलहाल इतना, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।